नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम તમારી સમક્ષ ધોરણ 9 વિષય હિન્દી અને મારું લેશન છે મહાકવિ કાલિદાસ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે રીતના આપણે તુલસીદાસ વિશે માહિતી મેળવી છે, જેના વિશે આપણે જાણકારી છે, એ રીતના કાલિદાસ વિશે પણ સંસ્કૃતમાં વધારે પડતી જાણકારી છે। છતાં પણ આજે હિન્દીમાં હું તમને થોડી ઘણી જીવન પરિચય વિશે માહિતી અપાવીશ કે એક બુદ્ધ વ્યક્તિ था, मूर्ख व्यक्ति था। मूर्ख व्यक्ति में से वो महान कवि कैसे बन गया, उसकी माहिती भी मैं बताऊंगी। उसके जन्म और मृत्यु के बारे में भी बताऊंगी और उसका विवाह के बारे में भी बताऊंगा। और साथों साथ मैं उसकी जो 7 प्रमुख रचनाएं हैं, उपमाएं हैं, उसके बारे में मैं शॉर्ट में आपको मैं समझाऊंगी। संस्कृत में इसमें सबसे बड़ा विस्तार भी किया गया है, लेकिन हिंदी में हमें इसके शॉर्ट में हमें उसकी माहिती मिलेगी, जो उसकी 7 प्रमुख उपमाएं हैं उसके बारे में। विद्यार्थी मित्रों, मैं अपना लेसन है वो शुरू करती हूँ। इस कृति से हमें ये संदेश मिलता है कि किसी भी व्यक्ति को हमें मूर्ख नहीं मानना चाहिए। समय मिले, मौका मिले तो अवश्य ही वो महान व्यक्ति बनकर हमारे सामने उपस्थित भी हो सकता है। तो इसी घटना है ये कालिदास की। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जो जन्म है वो 365 ईस्वी सन અને નિધન यानी कि उसकी मृत्यु 445 माना था। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि उसका जन्म है उज्जैनी, यानी कि वर्तमान समय में जो उज्जैन शहर है उसको माना गया है। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का शासन चल रहा था। उसके राज्य में प्रजा सब तरह से सुखी भी थी। साहित्य और कला का जो सर्जन हुआ है उसकी तो सीमा नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। आज તમે જાણો છો ખિલાડી આવે છે, વિક્રમ સંવત આવે છે, तो राजा ने उस युग में अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे। इससे हमें पता चलता है कि उसका राज्यकाल कैसा था। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव उस समय उस देश में था, जितनी साहित्य तथा कला उस समय उस देश में थी, उतनी कभी नहीं हुई थी। विक्रमादित्य के बाद तो अनेक राजा आए थे, लेकिन जैसी शासन व्यवस्था, जिस प्रकार की व्यवस्था, जिस प्रकार का वैभव, साहित्य कृति का सर्जन उस राजा के युग में हुआ था, उतना कभी किसी राजा के युग में नहीं हुआ था। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक इस युग में हुए थे। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के भी अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इसी काल में हुई थी। तो ये तो था राजा विक्रमादित्य का परिचय। अब हम पढ़ेंगे कालिदास का जीवन जानेंगे। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू मूर्ख माने जाने वाले कालिदास आज उस युग में राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में उसके राज्य में एक दरबारी कवियों के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। अपने युग में तो मूर्ख थे, फिर भी उसने कुछ ही समय में महाकवि कालिदास का पद किस प्रकार प्राप्त किया। कालिदास के अतिरिक्त तो उसके राज्य में 8 रत्न और भी थे, लेकिन कुल उसके राज्य में 9 रत्नों की व्याख्या दी जाती है। 8 रत्न तो थे ही, फिर कालिदास का उस राज्य में आगमन हुआ। ये लोग कालिदास को लेकर उसके राज्य में 8-9 रत्न है, जिसकी उपमा राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में सबके सामने ये प्रस्तुत किया कि मेरा राज्य ऐसा है जिसमें 9 रत्न ऐसे हैं कि जिससे कोई भी जीता नहीं जा सकता। उसमें कालिदास का भी नाम आ जाता है। विचार करो वो कितने मूर्ख थे कि जिस स्थान पर बैठते थे उसी स्थान को कुल्हाड़ी से काटते थे। उसे ये भी पता नहीं था कि जिस स्थान को मैं काट रहा हूँ उसी स्थान से जो दान नीचे गिरेगी तो मैं भी उसके साथ गिर जाऊंगा, मुझे भी चोट लगेगी या फिर मेरी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति थे वो ऐसे मूर्ख व्यक्ति थे कि मानो वो दरबार के महाकवि भी
तभी वो समझ जाते थे कि ये बड़ा मूर्ख व्यक्ति होगा। उसे समझाकर पेड़ से नीचे उतार दे रहे और फिर उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे एक रूपवती गुणवान सबसे सुंदर राजकुमारी के साथ हम तुम्हारा विवाह करने के लिए आए हैं। कालिदास तो मूर्ख था, उसे तो मालूम नहीं था, पर सुंदर और सुशील राजकुमारी उसके जीवन में आएगी यह सुनकर वो खुश हो जाते हैं और पंडितों जिस प्रकार कहते हैं उस प्रकार वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पंडितों ने उस मूर्ख व्यक्ति को समझाया कि जब हम तुम्हें राजकुमारी के समक्ष ले जाए तब तुम क्या कुछ नहीं बोलना, सब केवल गूंगा रहना है, गूंगा बनकर रहे नहीं तो तुम्हारा बिना नहीं करेंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं, आप जैसा करेंगे वही मैं करूंगी, मुझे वो राजकुमारी चाहिए। वो मूर्ख बड़ा खुश हुआ। पंडितों ने उसे अच्छे कपड़े पहनाए, उसके पंडितों ने उसकी बात मान ली और वो विद्योत्तमा के सामने शासन के लिए तैयार करके उसके सामने ले जाते हैं। महल में जाते हैं और विद्योत्तमा से पंडितों ने कहा कि ये हमारे सबसे बड़े महान गुरु हैं, ये आपके शासन करने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन आजकल इसका मौन व्रत चल रहा है, इसलिए वो इशारे से सबके से बातचीत करेंगे। विद्योत्तमा पंडितों की चाल समझ न पाई और उसने उस पंडितों की बात मान ली और उसके गुरु के साथ यानी कि कालिदास के साथ शासन के लिए तैयार हो गई। विद्योत्तमा ने एक प्रश्न पूछा, बराबर, उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव होता है कि ईश्वर एक है। कालिदास को मूर्ख था, उसको तो नहीं पता था, तो उसने उस एक उंगली का मतलब
मेघदूत और रघुवंश की रचनाएं विद्यात्मा को बारी बारी सुनाई। विद्यात्मा को जब उनके संस्कृत ज्ञान से प्रभावित होकर और अपने पति जो है पंडित होने पर विश्वास होने पर ही उसने द्वार खोलकर अपने पति महाकवि कालिदास का स्वागत किया। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता, उनकी कोई बराबरी भी नहीं कर सकता। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का स्थान कुछ ऐसा था कि कालिदास की रचनाओं में हमें उसका स्थान देना पड़ा। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उससे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा कालिदास ने अपनी रचनाओं द्वारा दी थी। न उस समय नारी को इतना सम्मान नहीं दिया जाता था, लेकिन कालिदास ने को यह देखा नहीं गया और अपने जो उपमाएं लिखी है उसमें सर्वप्रथम नारी को स्थान दिया है। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुशाला। यह एक उत्तम काव्य है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं मिलता। उसके बाद है मालविका गीत, कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ है विक्रमावश्य, कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक है तथा महाराज पुरुरवा और उर्वशी जो अप्सरा थी उसकी प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। कुमार संभव का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकी के जन्म तक की घटना की गई है और फिर तारकासुर के वध की कथा भी उसमें मिलती है। मेघदूत जो कालिदास का 5वां ग्रंथ है, यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया था। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विहरणी क्रिया को पहुंचाने के उपाय मेघदूत को बताए हैं और अपना संदेश दिया था कि मेरी पत्नी मेरी प्रेमिका कौन है उसका एक पहचान दिया था। इस काव्य में वर्षाकाल और विरह का वर्णन खूब लिखा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी कौन से काव्य में दी गई तो मेघदूत में दी गई। रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा करने से पहले ही कह दिया है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोती बुद्धिवान। मैं टिक्कों से बनी छोटी सी नाव लेकर मैं अपार समुद्र को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारी पोताओं की कथा जो है वो रघुवंश में मिलती है। और अब है श्रेष्ठ, उत्तम और अंतिम जो उसका 7वां ग्रंथ है, अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत और उसकी पत्नी शकुंतला की कथा कही गई है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति का भी सभी प्रकार का जो झलक है उसके काव्यों में हमें देखने को मिलती है। उसकी कृतियों, उसकी रचना, उसके नाटक अद्भुत थे। विद्यार्थी मित्रों, एक मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार महाकवि कालिदास के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए थे, ये सारी घटना मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। जैसे प्रश्न मैं अपना